हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। MPC 031 चल रहा है और ब्लॉक 1 हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका ब्लॉक 2। और ब्लॉक 2 का यूनिट 1 है जॉब सेटिस्फैक्शन। तो इसमें इन्होंने जॉब सेटिस्फैक्शन की हिस्ट्री, उसका मीनिंग, उसका ग्लोबल एंड फेसेट और उसके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन के बारे में बताया हुआ है। और कैसे मेजर करते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन, इसके एंटीसीडेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके आउटकम्स क्या होते हैं। तो बेसिकली सारा यूनिट उसी के ऊपर फोकस करेगा। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन इज द डिग्री टू विच इंडिविजुअल्स लाइक देयर जॉब्स। तो हम अपने जॉब को कितना लाइक करते हैं उसको जॉब सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। सम पीपल इंजॉय वर्क एंड फाइंड इट टू बी अ सेंट्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो मतलब कुछ लोग तो अपने काम को इतना इंजॉय करते हैं कि वही उनके लाइफ का सबसे मेन सेंट्रल पार्ट होता है, लेकिन कुछ लोग उसको बहुत हेट भी करते हैं अपने काम को, और ये वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। तो दिस जॉब एटीट्यूड हैज़ बीन सब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव रिसर्च इन द डोमेन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जॉब सेटिस्फैक्शन होना एक बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है रिसर्च का, दोनों में, एक तो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो इसके मीनिंग क्या है, कॉजेज़ क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्यों ऐसा एटीट्यूड होता है लोगों का, ये सारी चीज़ें अब इसमें ये डिस्कस करेंगे। तो नेचर ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन में इट इज सेइंग इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेजर्ड ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो चीज़ चेंज होती रहती है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन लोगों का क्यों बदलता रहता है, उस चीज़ को मेजर करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। ये रिसर्च भी हो रही है और इसकी अप्लाइड सेटिंग्स में भी इसके ऊपर बहुत बात होती है कि कैसे एप्लीकेशंस इसकी होती हैं एक्चुअल रियल लाइफ सेटिंग्स में। एंड देयर आर मल्टीपल रीजन फॉर इंटरेस्ट इन दिस वर्क। क्यों इसमें इंटरेस्ट क्यों आ रहा है रिसर्चर्स का कि इसकी इस टॉपिक के ऊपर काम करें। पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्चर्स आर इंटरेस्टेड इन सिंपली असेसिंग द करेंट स्टेट ऑफ एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन। ये पहला रीज़न बोला है कि वो इसलिए इंटरेस्टेड है कि वो देखना चाहते हैं कि करंट स्टेट क्या है किसी एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फैक्शन का। दे आर ऑफन कंसर्न विद द एम्प्लॉय वेलबींग एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, कि एम्प्लॉय का वेलबींग कैसा है, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है। एंड सम फॉर्म ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन मेजरमेंट इज देयर फॉर इंक्लूडेड इन एम्प्लॉय ओपिनियन सर्वे। इसीलिए तो उनके जो भी सर्वे लिए जाते हैं एम्प्लॉय से, उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन होता है जो जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड होता है। सेकेंड रीजन बोल रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द इन्फ्लुएंसेस ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग। दूसरा रीजन ये है कि ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फैक्शन से हम ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग को और बेटर कर सकते हैं, इसलिए भी इसके ऊपर बहुत स्टडी होती है। एंड सिग्निफिकेंट लाइन्स ऑफ रिसर्च हैव देयर फॉर फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ पर्सनल, वर्क रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल इन जॉब सेटिस्फैक्शन। तो अब इसमें ये क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि पर्सनल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। किसी के पर्सनल फैक्टर का मतलब है कि उसके घर की सिचुएशन या उसकी पर्सनालिटी या उसके सराउंडिंग्स हो गए या उसकी सर्कमस्टांसेस हो गए, या वर्क रिलेटेड कोई चीज़ है, या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा है जो जॉब सेटिस्फैक्शन को की तरफ उनका एटीट्यूड को चेंज करता है। तो ये दो रीज़न बताए। फिर तीसरा रीज़न और इन्होंने एक बताया है कि इसके इम्प्लीकेशन फॉर वर्क आउटकम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन का जो असर है ना वो कैसे होता है हमारे काम पे, जो आउटकम हम देते हैं उसका क्या, उसका फ़र्क उस पर कैसे नज़र आता है, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाता है, स्टडी किया जाता है। तो इंटरेस्ट हैज़ बिन दस इन द एम्पिरिकल एग्जामिनेशन। एम्पिरिकली मतलब साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, टेस्टिंग करी जाती है और देखते हैं कि इसका रिलेशनशिप with such outcomes such as performance, withdrawal, behavior, organization, इन चीज़ों पे कैसे इसका फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज और स्टडीज़ होती हैं। इसकी हिस्ट्री में इन्होंने क्या बताया है, ऑलमोस्ट 100 years एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन हैज़ बिन टारगेटेड। मतलब पिछले 100 सालों से ही मतलब इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। मतलब कम से कम ये कह रहे हैं कि इनकी स्टडीज़ अगर हम इसकी डेट देखें तो 1911 से इसके ऊपर स्टडीज़ हो रही है, जब से फ्रेडरिक टेलर ने अपने एम्प्लॉयज़ को स्टडी करना शुरू किया था और उनकी ड्यूटीज़ को और ज़्यादा कैसे बेटर तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जा सके, कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा, तब से ही इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। तो फ्रेडरिक टेलर की जो हमने प्रिंसिपल्स
साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में आपको इक्लेक्टिक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फ्रेडरिक टेलर से रिलेटेड मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की वीडियो बनाई है, तो वहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने कैसे इनके ऊपर स्टडी करी थी। उसके अलावा फिर हमने देखा कि 1927 में एम्प्लॉयज़ के पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शंस के ऊपर एल्टन मेयो ने जो स्टडी करी थी, जिसका नाम था हॉथरॉन स्टडीज़, क्योंकि ये जहाँ पे स्टडी करी गई थी उस जगह का नाम था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉथरॉन वर्क्स इन शिकागो। तो ये जो दूसरी स्टडी हुई थी, अगेन इसकी भी डिटेल में वीडियो आपको मेरी उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जिसका नाम है इक्लेक्टिक। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि मैंने हॉथरॉन स्टडीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाई है डिटेल में। तो कितने पहले से ही मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं, और हॉथरॉन स्टडीज़ में जो हुई थी इनमें ये दिखाया था दैट लाइटिंग हैड लिटिल कनेक्शन टू वर्कर प्रोडक्टिविटी। मतलब आप वो वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि उसने उनमें पहले ये देखा था कि क्या वर्किंग कंडीशंस की वजह से प्रोडक्टिविटी चेंज होती है, क्या चीज़ मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने काम किया था। तो फिर हॉथरॉन स्टडीज़ 1932 तक कंटिन्यू करी, क्योंकि ये 7 साल तक चली थी, एंड इन द 5 ईयर इंटरवल 5 या 7 साल तक चली थी, जिसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने कई सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च की थी। टेम्परेचर पे करी थी, फटीग पे करी थी, ब्रेक्स के ऊपर करी थी, बीच बीच में जो रेस्ट पीरियड होता है, वर्किंग आवर्स पे करी थी। तो ये जो सारी डिटेल है, ये कैसे करी थी स्टडी, ये सब आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा, जो आपको इक्लेक्टिक प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो मेयो का जो वर्क था वो मतलब डायरेक्टली जॉब सेटिस्फैक्शन पे नहीं था, पर उससे रिलेटेड था। एंड ही डिस्कवर्ड दैट मियर एक्ट ऑफ स्टडिंग वर्कर एंड प्रोवाइडिंग देम विद मोर अटेंशन इंक्रीज देयर मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो जैसे कि आप उस वीडियो में जाके देखोगे तो उसमें ये था कि अगर सिर्फ हम थोड़ा भी अटेंशन दें अपने वर्कर को, खाली स्टडी करने के लिए, ये लोग सिर्फ उनको स्टडी करने गए थे, तो उतने में ही वो वर्कर्स जो हैं वो इतने मोटिवेट हो गए थे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। तो ये चीज़ उसके नोटिस में आई, एल्टन मेयो के नोटिस में आई। तो मेयो stumbled upon these essence of human motivation, making a new era of humanistic job satisfaction। फाइनली क्या हुआ कि जो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थे उससे शिफ्ट होके जो पूरा ध्यान था वो मेयो के ह्यूमनिस्टिक जॉब सेटिस्फैक्शन रिसर्च पे आ गया। तो बाद में जो थ्योरीज बनने लगी वो इसी से ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनने लगी। तो मीनिंग ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है, इसमें कई सारी डेफिनेशंस हैं। तो मोस्ट यूज जो है वो यहाँ पे लॉक की दी हुई है, इन्होंने लॉक ने दी थी, हु डिफाइंड इट एज अ प्लेजरेबल और अ पॉजिटिव इमोशनल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अप्रेजल ऑफ वंस जॉब और जॉब एक्सपीरियंसेस। तो एक तो ये डेफिनेशन है जो लॉक ने दी थी कि अगर आप किसी की जॉब अप्रेजल करो या जॉब एक्सपीरियंस को अप्रेज करो तो उससे जो उसको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है वो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं। अब अप्रेजल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसकी सैलरी बढ़ा रहे हो, अप्रेजल में आता है कि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, आप उसको वैल्यू दे रहे हो, आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आप उसको स्टेटस दे रहे हो। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो अप्रेजल में आएगा, जिससे उसको पॉजिटिव फील होगा। कुक की डेफिनेशन अलग है, अगर आपको 2-3 डेफिनेशन याद करनी है तो आप इसमें से जो आपको मोस्ट ईजी लगे याद करने में आप उसको उठा के याद कर सकते हैं। एंड आगे चलते हैं फिर, सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एमर्ज आउट ऑफ दीज डेफिनेशंस। तो जो डेफिनेशंस ऊपर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जॉब सेटिस्फैक्शन की, दैट इट इज़ एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ जॉब सिचुएशन। मतलब ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, कोई खुश होगा तभी उसको जॉब सेटिस्फैक्शन होगी, कुछ नहीं खुश होंगे तो नहीं होगी। तो ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, एंड ये दिखता नहीं है, सिर्फ इन्फर किया जा सकता है उनसे पूछ के, बातचीत करके और उन पे ध्यान देके, उनके काम पे ध्यान देके, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे, उनके एटीट्यूड पे ध्यान देके अंदाज़ा लगाया जा सकता है, पूछ के नहीं पता करा जा सकता। करेक्ट। फिर जॉब सेटिस्फैक्शन इज द एक्सटेंट टू विच वर्किंग एनवायरनमेंट मीट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। मतलब इसका मतलब ये है, जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉय की नीड और उनकी एक्सपेक्टेशंस कितना पूरा कर पा रहे हो। तो एम्प्लॉय की जो परसेप्शन है कि वो जॉब से उसको कितना उनकी नीड पूरी हो रही है और कितनी उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है, तो उनका जो व्यू पॉइंट है ना उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़रूरी है जॉब सेटिस्फैक्शन में, एम्प्लॉय क्या सोचता है। फिर जॉब सेटिस्फैक्शन इज एन इवैल्यूएशन ऑफ द जॉब एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों का इवैल्यूएशन है कि जॉब कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। दैट शोज अप
सिग्निफिकेंट वर्क बिहेवियर सच एज प्रोडक्टिविटी में नजर आता है। एब्सेंटिज्म से पता चलता है लोग कितने एब्सेंट होते हैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उससे पता चलता है कितनी जॉब सेटिस्फैक्शन है। टर्नओवर से पता चलता है कितनी जॉब सेटिस्फैक्शन है, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, कितने लोग रिटेन हो रहे हैं। वर्क प्लेस डेविएंस में, काम में कितना डेविएंट हो रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। सिटीजनशिप मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कितना बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें, इनसे पता चलता है, इन चीज़ों में नज़र आता है जॉब सेटिस्फैक्शन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जॉब एटीट्यूड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब एटीट्यूड है, जिसके 3 एलिमेंट हैं। आप इसको ABC करके याद कर सकते हो, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। ABC 3 एलिमेंट, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। अफेक्टिव मतलब इमोशनल, बिहेवियरल मतलब बिहेवियर में जो दिखता है, और कॉग्निटिव मतलब जो उनकी सोच है। तो अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है? जो इमोशनल रिस्पॉन्स है कि उनको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आई फील गुड अबाउट माई जॉब या नहीं लगता है, तो वो तो अफेक्टिव कंपोनेंट हो गया। अगर हम कॉग्निटिव एलिमेंट देखें तो इज द अप्रेजल ऑन द एक्सटेंट टू विच जॉब फुलफिल इंपॉर्टेंट, जो उनकी सोच है कि उनकी जॉब उनके नीड पूरे कर पा रही है कि नहीं, वो क्या सोचते हैं उसके बारे में, वो हो गया कॉग्निटिव कंपोनेंट। और बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है? जो उनके काम में, उनकी बातों में दिखता है। जैसे कि बिहेवियरल कंपोनेंट इज द इंटेंशन टू एंगेज इन द स्पेसिफिक बिहेवियर सच एज प्रोडक्टिविटी कितनी है उनकी, या एब्सेंटिज्म कितना है, टर्नओवर कितना है, इन चीज़ों में बिहेवियरल कंपोनेंट दिखता है। तो अगर कोई कह रहा है कि मेरी जॉब मेरे गोल पूरे कर रही है, तो वो उसका सोच है, उसकी कॉग्निटिव बिहेवियर है, मतलब कॉग्निटिव कंपोनेंट है। अगर कोई कह रहा है कि मैं अपने जॉब से खुश हूँ, तो वो उसका इमोशनल कंपोनेंट है, अफेक्टिव। और अगर कोई कह रहा है कि मैं अपने जॉब में अपना बेस्ट करता हूँ, तो वो उसका बिहेवियरल कंपोनेंट है। तो ABC तीनों कंपोनेंट है। So although viewing job satisfaction as made up of 3 components is helpful in understanding its complexity, the term as it is generally used essentially refers to the affect part of 3 component। तो मतलब कह रहे हैं इसमें बेसिकली जो इमोशन वाला पार्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आई लाइक माई जॉब, क्योंकि उसी से जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। और वो अफेक्टिव रिएक्शन है जिससे उसके बाकी दोनों रिएक्शंस आते हैं, कॉग्निटिव और बिहेवियरल, क्योंकि वो अफेक्टिव या वो खुश है अपनी जॉब से। इसके आगे आता है ग्लोबल एंड फेसेट सेटिस्फैक्शन। दे आर सेइंग रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स आर ऑफर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ग्लोबल जॉब सेटिस्फैक्शन टू असेस एन ओवरऑल स्टेट ऑफ एम्प्लॉय मोरल। हाउएवर एग्जामिनेशन ऑफ फेसेट कंडीशन, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मैनेजर्स होते हैं, यानी कि जो रिसर्चर्स होते हैं या जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो ग्लोबल उसको फैक्टर्स को देखते हैं जब भी वो जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर स्टडी करते हैं। तो दे जनरली लुक एट दी ग्लोबल जॉब सेटिस्फैक्शन, बट देयर आर सम फेसेट कंडीशन, मतलब कुछ उसके अंदर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कंसीडर कर लेना चाहिए। उसके कुछ और भी पार्ट्स हैं, कुछ फेसेट्स हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं। तो रेदर देन ग्लोबल हमें फेसेट्स के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत क्रिटिकल होता है जॉब सेटिस्फैक्शन को। तो ये बताएंगे आपको ग्लोबल और वो फेसेट का क्या मतलब है। तो ग्लोबल सेटिस्फैक्शन इज डिफाइंड एज जनरल फीलिंग दैट इंडिविजुअल होल्ड अबाउट देयर जॉब। तो ग्लोबल का मतलब है कि ओवरऑल उनका क्या इमोशनल रिएक्शन होता है जॉब को लेके, वो तो ग्लोबल हो गया। अपने वर्क एनवायरनमेंट को लेके, ठीक है, कि एम्प्लॉय कैसा फील कर रहा है, सेटिस्फाइड है या नहीं है, वो चीज़ें हो गई। लेकिन जो फेसेट सेटिस्फैक्शन है उसमें क्या आता है, डिफाइंड एज द फीलिंग अबाउट और इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर जॉब एस्पेक्ट, यानी कि जॉब के अंदर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको लेके पूछो आप। जैसे उसकी पेमेंट से रिलेटेड पूछ लो, या उसके एम्प्लॉय की, अभी आप 2-3 चीज़ें यहाँ देखोगे, प्रमोशन से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, ये उसके फेसेट्स हैं। रेदर देन की कंप्लीट आस्किंग द एम्प्लॉय की कंप्लीटली वो जॉब सेटिस्फाइड है या नहीं है, आप उसको छोटे छोटे जो उसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उससे रिलेटेड बात करके देखो, और उन चीज़ों को, मतलब उससे रिलेटेड उनका क्या एटीट्यूड है, उससे पता चलेगा ज़्यादा कि जॉब सेटिस्फैक्शन क्यों है या क्यों नहीं है। तो इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताए हैं। एक तो काम कैसा है, द वर्क इटसेल्फ, मतलब जो काम वो कर रहा है वो उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा, लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, इज देयर अ चांस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि सारा ऑर्डर ही दिया जाता है कि जिस ऑर्डर पे बोलेंगे वही काम करना है, खुद से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि नहीं। फिर पेमेंट है सेकंड, कि जो इक्विटी ऑफ फाइनेंशियल रेम्युनरेशन है कि नहीं। इक्विटी, परसीव्ड इक्विटी का मतलब है क्या उसको ऐसा परसीव होता है, फील होता है कि जिसको जितना
जो जितना वर्थ है उसके हिसाब से उसको मिल रहा है। जैसे कई बार आपने देखा होगा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द सैलरीज लोगों को लगता है कि जो ज़्यादा काम करता है उसको तो उतनी सैलरी नहीं मिलती है एज़ कम्पेयर टू हु इज़ वर्किंग लेस। तो एक इक्विटी नहीं फील होती है, उनको लगता है कि भाई जिसको जो ज़्यादा डिजर्व करता है उसको नहीं मिलता उतना। दैट इक्विटी परसीव हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ में पूछो कि क्या कोई एडवांसमेंट का आगे चांस दिया जाता है हायरार्की में ऊपर बढ़ने का। सुपरविजन में क्या सुपरवाइजर असिस्टेंस प्रोवाइड होती है, सुपरवाइजरी टेक्निकल असिस्टेंट या किसी तरह की सपोर्ट है, बिहेवियरल सपोर्ट जैसे एक सुपरवाइजर से होनी चाहिए। और कोवर्कर्स कैसे हैं, मतलब फेलो कोवर्कर जो आपके साथ के कोवर्कर्स हैं टेक्निकली वो लोग भी प्रोफिशिएंट हैं या सोशली सपोर्टिव हैं। तो ये फेसेट्स हैं। ग्लोबल तो हो गया कि जनरली यू आर आस्किंग कि हाउ डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डू यू फील, वो तो जनरल पूछ रहे हो आप। पर उसके फेसेट्स भी तो देखो कि उसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे भी तो पता चलता है कि हाउ मच इज़ द जॉब सेटिस्फैक्शन, दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। उसके अलावा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी से रिलेटेड सेम चीज़ हमने हर्ट्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी में भी कवर की है, जिसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यू कैन वॉच दैट वीडियो फॉर डिटेल। तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन। इंट्रिंसिक क्या होती है, जब वर्कर को ऐसे लगता है कि जो वो काम कर रहे हैं दैट इज सीन व्हेन द वर्कर कंसीडर ओनली द काइंड ऑफ वर्क दे डू, द टास्क दैट मेक अप द जॉब। मतलब इंट्रिंसिक जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि जब उसको ऐसा लगता है कि जो वो काम कर रहे हैं वो उसके लिए दैट इज़ व्हाट द जॉब इज़, मतलब वही उसको एक बहुत मोटिवेटिंग फील होता है उसको करने में, उसको अपने काम में कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है, वैल्यूएबल लगता है, अपने काम को बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वो काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, चैलेंजिंग काम है, रिकॉग्निशन मिलती है, लर्निंग होती है, सीखने को मिलता है। तो अगर उस तरह का काम है तो व्हेन वर्कर कंसीडर ओनली द काइंड ऑफ वर्क दे डू, द टास्क दैट मेक अप द जॉब। और एक्सट्रिंसिक जॉब सेटिस्फैक्शन होती है व्हेन वर्कर कंसीडर द कंडीशन ऑफ द वर्क एज देयर पे को वर्कर। जो फिर एक्सट्रिंसिक मतलब उससे बाहर का हो गया, तो काम तो इंट्रिंसिक हो गया जो काम से मोटिवेशन मिल रही है। एक्सट्रिंसिक मतलब काम के अलावा जो बाहर से, यानी कि को वर्कर से, रिलेशनशिप से दूसरों के साथ, एनवायरनमेंट से, पेमेंट से और प्रमोशन से। तो जो ऊपर की जो हमने फैसेट्स पढ़े थे अलग अलग, वो एक तरह से एक्सट्रिंसिक में आ गए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए। तो इंट्रिंसिक एलिमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन अराइज फ्रॉम द नेचर ऑफ द वर्क, कि आपने काम कैसा दिया है। वो मोटिवेटर्स, देखो वही वाली बात आ गई जो मैंने भी आपको बोला कि हर्ट्ज़बर्ग की जो थ्योरी है 2 फैक्टर थ्योरी, या उसमें जो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं उसको, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कुछ मोटिवेटर्स होते हैं जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो जॉब से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है। इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ मोटिवेटर, और मोटिवेटर क्या है, जो काम से रिलेटेड है, यानी कि उनका काम ऐसा है जहाँ पे उनको रिकॉग्निशन मिल रही है, अचीवमेंट का मौका मिल रहा है, ग्रोथ का मौका मिल रहा है, एडवांसमेंट का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। ये सारे ऐसे हैं जिनसे क्या होता है, हमें जॉब सेटिस्फैक्शन हमारी बढ़ती है। इनको इंट्रिंसिक टू द जॉब बोलते हैं। और इसी में दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक एलिमेंट्स भी होते हैं, जिसको इन्होंने हाइजीन फैक्टर नाम दिया था। तो हाइजीन फैक्टर वो होते हैं जो हमें एक्सट्रिंसिक जॉब सेटिस्फैक्शन देते हैं, जैसे सैलरी, बेनिफिट हो गया, इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट हो गया। तो ये पूरी की पूरा जो यहाँ लिखा हुआ है, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ सेपरेट वीडियो, मेरी जो है हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, उसमें आपको ये सारा कुछ उस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या बता रहे हैं। तो आगे फिर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। आई होप यू हैव लाइक्ड टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।